चलो हम पढ़ाई शुरू करें। कृष्णा लोकेश युग, चैप्टर नंबर 4। हम लोग अभी तक माइक्रो में क्या क्या पढ़े हैं? चैप्टर कहां से कहां तक पढ़े हैं? 1 to 8 है ना। हमारा 2 चैप्टर पेंडिंग है, 9 एंड 10। 9 नंबर चैप्टर सप्लाई है, 10 नंबर चैप्टर जो है वो मार्केट है। ठीक है, कुछ बुक में 10 और 11 दो दिया हुआ है, कुछ जगह में मर्ज किया हुआ है, दोनों मिलाकर एक ही चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद स्टैट्स में 1 2 3 हो गया है हमारा। उसके बाद 4 5 6 बाकी है। ठीक है, जो कि तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है। उसके बाद मीन मीडियन मोड हमारा हो गया है। ठीक है, उसके आगे पढ़ा दिए स्कूल में। मीन मीडियन मोड के बाद क्या क्या पढ़ाए हैं? कोरिलेशन और बस खाली कोरिलेशन। इंडेक्स नंबर बचा होगा उधर का कोरिलेशन के बाद। रिग्रेशन तो पढ़ाए नहीं होंगे, रिग्रेशन तो हट चुका है। ठीक है, कोरिलेशन है सिर्फ इस बार सिलेबस में, कोरिलेशन पढ़ा दिए ऑलरेडी। उसके बाद तुम्हारा रिग्रेशन, रिग्रेशन तो नहीं है, छोड़ो, हट गया है। इंडेक्स नंबर बचा हुआ है उधर, है ना। इसमें मार्केट बचा हुआ। ठीक है, तुम लोग को ठीक है। सीरियली जा रहे हैं, मीडियम तक पहुंचे। ठीक है, क्यों क्यों 12th में पढ़ाएंगे जब 12 में है ही नहीं तो? वाह, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, चलो चलो हो गया। तुम्हारा न्यूज बाद में देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम चैप्टर 3 क्या पढ़े थे? चैप्टर 3 कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट करेंगे पहले। कितने प्रकार का डेटा होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी डेटा कहां से मिलता है हमें? व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? जो कोई और ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है, हम उसको वहां से लेकर यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डेटा। अब ये पब्लिश सोर्सेज से भी हो सकता है, अनपब्लिश सोर्सेज से भी हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो हम फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट कर रहे हैं। कितना मेथड पढ़े थे कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा में? 6 मेथड पढ़े थे हम लोग। क्या क्या था 6 मेथड? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, उसके बाद इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनियर, कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम कॉरस्पॉन्डेंट। ठीक है, और एक एक बच गया, क्वेश्चनियर सेंट एंड फिल्ड बाय एनुमरेटर्स। ठीक है, टोटल 6 मेथड हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में कुछ बात हुआ था, हमारा एक चैप्टर रिवाइज करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में, है ना। चलो स्टार्टिंग लास्ट का 10 मिनट में कर लेंगे। अभी हम शुरू कर दिए, याद नहीं रहा मुझे। लास्ट का 10 मिनट में हम एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब जो डेटा ऑलरेडी कलेक्ट हो गया है, अब क्या करें? कलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है? डेटा कलेक्ट करके पेपर में लिख दियो तुम, अब करना क्या है? आगे क्या करना है? उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना। ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? एक अंडरस्टैंडेबल वे में। कैसे होगा वो अंडरस्टैंडेबल वे? व्हाट इज अंडरस्टैंडेबल वे? आइदर हम उसको किसी सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, या कोई और तरीके से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से हमको डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में तो हम आइदर असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल का डेटा है, तो मैं इसको क्या करूंगा? सेक्शन वाइज अलग अलग कर लूंगा, या क्लास वाइज, क्लास 1 का डेटा अलग, क्लास 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग, 5 का अलग। फिर क्लास 1 के अंदर फर्दर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, सेक्शन ए बी। सेक्शन ए के डेटा को फर्दर डिवाइड कर दूंगा, गर्ल्स बॉयज। ठीक है, तो मैं इस प्रकार का अरेंजमेंट्स करूंगा। जो ये प्रोसेस करूंगा मैं डेटा कलेक्शन के बाद, डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करूंगा, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा।
ठीक है, बेसिकली ये समझो कि डेटा कलेक्ट कर लियो, अब उसको एक अंडरस्टैंडेबल वे में हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अलग है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, जब हम डेटा को प्रॉपरली अरेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग में सजा दिए डेटा को, उसके साथ और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या होता है। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब डेटा को क्लासिफाई करना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बोलो या क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बोलो, बात बराबर है, एक ही चीज का दो नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो सेम ही चीज है। पहले आते हैं क्लासिफिकेशन में। द डेटा कलेक्टेड इज क्लासिफाइड इनटू क्लासेस एंड सब क्लासेस according to some characteristics. This process is known as classification. The process of tabulation is to present the classified data in a systematic tabular form. ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग प्रेजेंटेशन का तरीका पढ़ेंगे। हम डेटा को 3 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। नो, वैसे तो 4 तरीके से करते हैं, लेकिन पढ़ाई में हमारे सिलेबस में 3 तरीका है। एक तो टेबुलर प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है और डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। एक और प्रेजेंटेशन होता है टेक्सुअल प्रेजेंटेशन, जिसके बारे में सिर्फ एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। नॉर्मली डेटा को टेक्सुअल प्रेजेंटेशन में हम कर सकते हैं। टेक्सुअल प्रेजेंटेशन मतलब पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे तुम्हारे एग्जाम में आता था ना अनसीन पैसेज, उसमें एक कहानी लिखा होता था पैसेज के फॉर्मेट में, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। जब हम डेटा को किसी पैराग्राफ फॉर्मेट में जब डालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे टेक्सुअल प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसी को टेबल फॉर्मेट में डालेंगे तो टेबुलर प्रेजेंटेशन, ग्राफ में डालेंगे तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डायग्राम में डालेंगे तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले, टेबल बनाने से पहले या ग्राफ बनाने से पहले हमको डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कलेक्शन और टेबुलेशन के बीच में एक और स्टेप होता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे क्लासिफाई करेंगे, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया कि मैं तुम्हारे स्कूल का डेटा कलेक्ट किया, अब इसको मुझे क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करूंगा, अकॉर्डिंग टू सम फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि सभी बच्चे जो क्लास 1 में है वो एक कैटेगरी बन जाएंगे, क्लास 2 के बच्चे एक कैटेगरी, क्लास 3 के बच्चे एक कैटेगरी। अब क्लास 1 में मैं फर्दर सब क्लासेस बनाऊंगा, डिवाइड करूंगा क्लास 1 को 2 कैटेगरी में, सेक्शन ए सेक्शन बी। ठीक है, फिर सेक्शन ए को फर्दर डिवाइड करूंगा, गर्ल्स एंड बॉयज। बात समझ में आया। अकॉर्डिंग टू सम फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या करते हैं, डेटा को क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स है, मैं 1000 स्टूडेंट्स का मार्क्स कलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं क्लास वाइज डिवाइड करूंगा। तो पहले ये जब मैं डेटा को क्लासिफाई करूंगा, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ठो क्लासेस में जब मैं डेटा को डिवाइड, उसमें कॉमन फीचर क्या होगा, जो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा उनमें ये कॉमन है कि वो सभी बच्चे क्लास 1 में पढ़ते हैं। जो सेकंड कैटेगरी में आएगा उन सभी में एक चीज कॉमन है कि वो लोग क्लास 2 में पढ़ते हैं। क्लास 3 वाले का कॉमन क्या है, वो लोग सब क्लास 3 में पढ़ते हैं। तो हर क्लास में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। फर्स्ट कैटेगरी वाले सब क्लास 1 में पढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी सब क्लास 2 में पढ़ते हैं, थर्ड कैटेगरी सब क्लास 3 में पढ़ते हैं, फोर्थ कैटेगरी सब क्लास 4 में पढ़ते हैं। फिर मैं क्लास 1 को क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया, ए और बी। अब इनमें दो दो कॉमन फीचर है। जो ये कैटेगरी में आएगा, ये वाले कैटेगरी में, इसमें दो कॉमन फीचर है, वो क्लास 1 में भी पढ़ता है और सेक्शन ए में भी पढ़ता है। बात समझ में आया। तो फर्दर जब हम डिवाइड करेंगे फिर हम कोई फीचर को लेकर डिवाइड करेंगे। फिर सेक्शन ए के बाद फिर डिवाइड कर दिया मैं, गर्ल्स बॉयज। अब देखो 3 कॉमन फीचर है। अगर मैं यहां से एक बच्चे को सिलेक्ट करूं, इन बच्चों में 3 कॉमन चीजें हैं। वो सभी बच्चे क्लास 1 में पढ़ते हैं, वो सभी बच्चे सेक्शन ए में पढ़ते हैं, और वो सभी क्या हैं, गर्ल्स। ठीक है, बात समझ में आया। तो इस तरीके से हम कुछ कॉमन फीचर्स को लेकर डेटा को फर्दर क्लासिफाई करते जाएंगे। ठीक है, क्लास और सब क्लासेस में जब हम फर्स्ट टाइम इसको क्लासिफाई करते हैं इसको क्लास बोलते हैं, और जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन को बोलते हैं इसको हम सब क्लासेस बोलते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गया। क्लास जो पहली बार जब डिवाइड करेंगे और उसके अंदर जब हम फर्दर डिवाइड करेंगे उसको हम बोलेंगे सब क्लासेस, उसके अंदर और फर्दर करेंगे तो वो भी सब क्लासेस ही है। ठीक है, चले आगे। मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंस
एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ कॉमन फीचर को लेकर ही हम अरेंज कर सकते हैं। विदाउट एनी कॉमन फीचर हम डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। जब तक हमें डेटा में कुछ कॉमन या कुछ सिमिलैरिटी नहीं मिलेगा तब तक हम डेटा को ऑर्गेनाइज या क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही ये है कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। अलग अलग ग्रुप्स में तुम किस बेसिस पर डिवाइड करोगे, कुछ तो बेसिस लेना पड़ेगा ना। तो जब तुम अलग अलग डिवाइड करोगे, क्लास 1 के बच्चों को अलग किए, क्लास 2 के बच्चों को, उनमें फीचर कॉमन फीचर क्या था, वो लोग क्लास 1 में पढ़ते। सेकंड वालों में कॉमन फीचर क्या था, वो लोग क्लास 2 में पढ़ते। क्लियर है बात? तो एक कोई कॉमन फीचर को लेकर हम उसको सब डिवाइड फर्दर करेंगे और सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स। कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए डेटा में, आपस में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ रिलेशन होना। ठीक है, देखो अब दो प्रकार से होता है एक तो तुम्हें होमोजीनियस डेटा मिलेगा कभी कभार तुम्हें क्या मिलेगा, हेट्रोजीनियस। व्हाट इज होमोजीनियस डेटा? एक टाइप का डेटा को हम बोलते हैं होमोजीनियस, और हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं, अलग अलग प्रकार का डेटा। ठीक है, जब डेटा में कोई सिमिलैरिटी नहीं होता है या बहुत ही नेग्लिजिबल सिमिलैरिटी होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस डेटा। ठीक है, और जब डेटा में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस डेटा। अगर मैं तुम्हारे स्कूल का डेटा कलेक्ट करूं तो वो होमोजीनियस कैटेगरी का होगा या हेट्रोजीनियस कैटेगरी का होगा? कैसे हेट्रोजीनियस होगा? जैसे मान लो तुम्हारे स्कूल में 1000 बच्चे हैं, मैं इन 1000 बच्चों का डेटा कलेक्ट कर लिया और पेपर में लिख लिया, ये डेटा होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? क्यों हेट्रोजीनियस है? काफी अलग अलग है। अच्छा, हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस क्या हम बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा करके। हमको स्टार्टिंग में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट सभी डेटा हेट्रोजीनियस ही होता है। हमको हेट्रोजीनियस डेटा को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब तुम्हारे स्कूल के 1000 बच्चे, सभी का डेटा लिखा हुआ है, सब मिक्सअप होकर है, तो ये सारे क्या हैं, हेट्रोजीनियस है। लेकिन जब मैं इसको फर्दर क्लासिफाई करते जाऊंगा, पहले मैं क्लास 1 2 3 4 5 सभी को अलग अलग किया, क्लास 1 में फिर फर्दर अलग अलग किया, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में फर्दर डिवाइड किया गर्ल्स बॉयज, फिर गर्ल्स बॉयज में फर्दर डिवाइड किया जो बच्चे 50% से ज्यादा ला रहे हैं और जो बच्चे 50% से कम ला रहे हैं। तो जब मैं इस तरीके से फर्दर क्लासिफिकेशन करते जाऊंगा धीरे धीरे मेरा डेटा हेट्रोजीनियस से होमोजीनियस कैटेगरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, अंडर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चूजन कैरेक्टरिस्टिक्स the similarity and dissimilarity in the various item are noted and item exhibiting similarity are grouped together in one class। जिस जिस डेटा में सिमिलैरिटी होगा उन सबको एक साथ रखा जाएगा। थ्रू क्लासिफिकेशन we try to strike a note of homogeneity in the heterogeneous data element of the collected info। हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि किस तरीके से हेट्रोजीनियस डेटा में हम होमोजीनियस चीज को फाइंड आउट कर पाए। बिकॉज स्टैटिस्टिक्स में ना हेट्रोजीनियस डेटा का कोई यूज नहीं है। हेट्रोजीनियस डेटा अगर सारे डेटा अलग अलग हैं तो उसको हम फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, उस डेटा के बेसिस पर हम कोई कंक्लूजन भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अभी सभी का रिजल्ट अलग अलग है, सभी का फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली जो डेटा है हम उस डेटा को स्टडी करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लो पिछले साल में सेल्स मेरा मान लो 2021 में सेल्स हुआ था 100 करोड़, 22 में हुआ 200 करोड़, 23 में हुआ 300 करोड़, 24 में हुआ 400 करोड़। बताओ 2025 में कितना सेल होगा? सोचकर समझकर क्या लग रहा है? 500 करोड़। कैसे पता चला 500 करोड़? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, जो कि हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स था, हम उसको देखकर एनालाइज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट किए कि हर साल 100 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है, तो इस साल भी क्या हो सकता है, 100 करोड़ से इंक्रीज हो सकता है। क्या कोई गारंटी है होगा बोल के? कोई गारंटी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टैटिस्टिक्स गलत होता है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में स्टैटिस्टिक्स का रिजल्ट गलत ही होता है। हम प्रेडिक्ट करेंगे 500 करोड़ का सेल होगा, हो सकता है 480 हो सकता है हो सकता है कम हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये 400-500 करोड़ के 1000 करोड़ का सेल आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में डेटा गलत ही आता है। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है स्टैटिस्टिक्स से कि किस तरीके से हम हेट्रोजीनियस डेटा से कुछ कॉमन, कुछ सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर लें। जब हमें सिमिलैरिटी मिल जाएगा तो हम उसके बेसिस पर हमारा फर्दर एनालिसिस कर पाएंगे।
जब तक सिमिलैरिटी नहीं मिलेगा तब तक डेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं है। ठीक है, देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, हम डेटा को क्लासिफाई क्यों करते हैं, हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट, टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डेटा। जब तुम्हारे पास बहुत वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। 1000 स्टूडेंट का डेटा था, अब मैं उसको क्या करूंगा, क्लास वाइज डिवाइड कर दूंगा, फिर सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूंगा, फिर गर्ल्स बॉयज में डिवाइड कर दूंगा, फिर 50% से ऊपर 50% से नीचे कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। तो जितना अच्छे तरीके से मैं डेटा को क्लासिफाई करूंगा वो डेटा उतना सिंपल बन जाएगा, मेरे लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, आसानी से समझ में आएगा किसी को भी। सिंप्लीफाइड वे में छोटे से फॉर्मेट में मुझे डेटा मिल जाएगा। और वहीं पर तुम 1000 स्टूडेंट का डेटा लोगे तो वो तुम्हें अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डेटा को किस तरीके से सिंप्लीफाई करें और किस तरीके से हम छोटे से छोटे बड़े से बड़े डेटा को छोटा से छोटा बना दें, जिससे कि हमें वो आसानी से याद रहे, हम आसानी से उसको फर्दर एनालिसिस कर पाए। ठीक है, condense the mass of data in classification, the aim is to eliminate necessary detail and make the huge mass of complex data in simple, condensed, logical and comprehensible form। जितना से जितना सिंपल हो पाए, जितना छोटा हो पाए, लॉजिकल वे में, कंप्रीहेंसिबल फॉर्म में डेटा होना चाहिए। ठीक है, बड़ा डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है, डेटा को ऑर्गेनाइज करके हम छोटा बनाएंगे और उसको फिर हम फर्दर एनालिसिस में यूज करेंगे। ठीक है, देखो टू एग्जामाइन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी ऑफ डेटा, हम डेटा को क्लासिफाई इसीलिए करते हैं ताकि हमें पता चल जाए डेटा में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटी है। जब तुम डेटा को अलग अलग फीचर्स वाइज डिवाइड करते हो तो तुम्हें पता चल जाता है डेटा में क्या क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या क्या डिससिमिलैरिटी है। सिमिलर वालों को एक साथ रख देते हो, डिससिमिलर वाले को अलग अलग कर देते हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करने से डेटा को जब हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं या क्लासिफाई करते हैं, हमको प्रॉपरली पता चल जाता है कि डेटा में क्या क्या सिमिलर फीचर्स है और क्या क्या डिससिमिलर फीचर्स है। ठीक है, classification facilitates the grouping of data according to certain similarities and dissimilarities. This enables the investigator to grasp them easily. Fact like educated, uneducated, डिवाइड कर दिए डेटा को, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डेटा कलेक्ट किया, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एडुकेटेड एंड अनएडुकेटेड, मैरिड अनमैरिड, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड आर केप्ट इन सेपरेट क्लास। मतलब ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका तुम्हें बता रहा है, जैसे हम और किसी भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लास 1 अलग, क्लास 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग, 5 अलग। यहाँ पे एडुकेटेड अनएडुकेटेड, मैरिड अनमैरिड, जॉब वाले, बिजनेस वाले, इस तरीके से हम डेटा को आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि क्या हो पाए, कंपैरिजन। तुम पुराना डेटा को क्यों यूज करते हो, ताकि तुम अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर कर पाओ, ताकि तुम उस पुराने डेटा के बेसिस पर फ्यूचर का पता लगा, कंपैरिजन करके तो फ्यूचर का पता लगाते हैं, है ना। हम पास्ट डेटा को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कितने का ग्रोथ है, क्या डिग्रोथ हुआ है, ग्रोथ हुआ है, उसके बेसिस पर फ्यूचर का पता लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सा तरीका। क्लासिफिकेशन enables us to make meaningful comparison, draw inferences and locate fact, to study the relationship। डेटा के बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है, जैसे कोई बता सकता है कोई दो डेटा के बीच का रिलेशनशिप? डेटा के बीच में कोरिलेशन पढ़ लियो ना स्कूल में, व्हाट इज कोरिलेशन? तुम बोले पढ़ लिए हैं, कोरिलेशन क्या होता है? चलो अंदर का तो छोड़ो, खाली चैप्टर का जो नाम है उसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? तो क्या पढ़े हो? क्यों? चैप्टर का नाम समझ में नहीं आया, ऐसा हो गया? इतना ऐसे कैसे हो सकता है? तब तो पढ़ा, मतलब चैप्टर का नाम, मतलब जैसे डिमांड, व्हाट इज डिमांड, इतना तो बेसिक सा है कि इकोनॉमिक्स।
चलो ठीक है। तो और कोई पढ़ा है कोरिलेशन? तुम कोरिलेशन क्या होता है? दो डेटा के बीच का रिलेशनशिप। जैसे एग्जांपल, जितना ज्यादा ठंड इंक्रीज होगा, डिग्री जितना ज्यादा कम होता जाएगा, जितना ज्यादा ठंडी होता जाएगा, विंटर गारमेंट्स का सेल बढ़ता जाएगा। क्या दोनों में कुछ रिलेशनशिप है? यस। जितना गर्मी होगा उतना ज्यादा एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, आइसक्रीम, इनका डिमांड बढ़ेगा। सिंपल सा बात है ना। इसको बोलते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन का मतलब होता है किसी एक चीज के चेंज होने की वजह से जब किसी दूसरे चीज पर इंपैक्ट आता है, उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। में एग्जांपल भी दिया था, आवर्स ऑफ स्टडी एंड मार्क्स इन एग्जाम, है ना। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? जितना ज्यादा आवर्स ऑफ स्टडी होगा, ऑब्वियस सा बात है, परफॉर्मेंस या मार्क्स इन एग्जाम बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोरिलेशन निकालते हैं। ये कोरिलेशन हमें पता कहां से चलता है? जब हम डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं। जब तक तुम ऑर्गेनाइज ही नहीं करोगे, 1000 स्टूडेंट का डेटा है, एक पेपर में ऐसे लिखा हुआ है, चार्ट पेपर में, क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे? कुछ रिलेशनशिप पता नहीं चलेगा। जब डेटा को मैं ऑर्गेनाइज करके क्लासिफाई कर लिया, प्रॉपरली क्लासिफाई कर लिया, तब मुझे समझ में आया कि क्लास 4 के जो बच्चे हैं, उसमें सेक्शन ए के जो बच्चे हैं, ये पूरे गधे हैं। इनका मार्क्स क्या आया है? ऑल बिलो 50 आया। कैसे पता चला मुझे? जब तक मैं ऑर्गेनाइज नहीं करूंगा डेटा को, क्या ये बात मुझे पता चलेगा? 1000 बच्चों का डेटा रैंडमली लिखा हुआ है हर तरफ, क्या मैं ये चीज फाइंड आउट कर पाऊंगा? और डेटा को देखकर 1000 में तो चलो फिर भी कर लूंगा, 1 लाख बच्चों का डेटा है, 5 लाख बच्चों का डेटा है, अब बताओ क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। लेकिन जब हम डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लेंगे, जब हम डेटा को अलग अलग क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या दो चीजों के बीच में कोरिलेशन है। जैसे एक और चीज, क्लास 6 के बच्चों का मार्क्स में देखा गया कि जिन बच्चों का मैथ्स का मार्क्स अच्छा है, उनका इंग्लिश का मार्क्स खराब है। कैसे पता चलेगा ये बात? मतलब जो बच्चे मैथ्स अच्छा पढ़ते हैं, वो बच्चों का इंग्लिश वीक है, जिनका इंग्लिश अच्छा है उनका मैथ्स वीक है। ये पता कैसे चलेगा? जब डेटा को तुम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा वहां पर कि जैसे जैसे इंग्लिश का मार्क्स बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मैथ्स का मार्क्स रिड्यूस होते जा रहा है। दोनों के बीच में तुम्हें कोरिलेशन समझ में आएगा कि जो बच्चे इंग्लिश अच्छा पढ़ते हैं, वो बच्चे मैथ्स उतना अच्छा नहीं पढ़ते हैं, और जो बच्चे मैथ्स उतना अच्छा पढ़ते हैं, वो बच्चे इंग्लिश उतना अच्छा नहीं पढ़ते। ये ऐसा फैक्ट नहीं है, ये बस एक रिलेशनशिप समझाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, क्लियर है? चलो, टू स्टडी द रिलेशनशिप, classification helps in finding out cause and effect relationship based on some criteria between the data. For example, the characteristics of income and education can be related after classifying the mass of data. तुम पता लगा सकते हो इनकम और एजुकेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तुम बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डेटा कलेक्ट किए, सभी का इनकम और सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। जब तुम उस डेटा को स्टडी किए तो तुम्हें पता चला कि जो लोग ज़्यादा अच्छा पढ़ाई किए हैं, उनका इनकम ज़्यादा है, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है उनका इनकम भी ज़्यादा है, जिनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम है उनका इनकम भी कम है। ऐसा फैक्ट नहीं है, लेकिन एज ए रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है। तो ये बात पता कैसे चलेगा तुम्हें? दो चीज के बीच में रिलेशनशिप है, पता कैसे चलेगा? जब तुम डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे। क्लियर है बात? तो ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता चलता है कि डेटा के बीच में क्या रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 5, टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन। इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? टेबुलेशन। तो कलेक्शन करके अगर ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो टेबल में कैसे लिखोगे डेटा को? तो टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? कलेक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो कलेक्शन करेंगे तो ऑर्गेनाइज होगा, ऑर्गेनाइज करेंगे तो प्रेजेंटेशन होगा, मतलब टेबुलर प्रेजेंटेशन होगा। टेबल में डेटा बनेगा तो जाकर डायग्राम बनेगा या ग्राफ बनेगा। ठीक है, ग्राफ डायग्राम टेबल होगा तब जाकर मीन मीडियन मोड निकलेगा। क्लियर है? तो ये एक दूसरे से रिलेटेड चीजें हैं। तो टू प्रिपेयर द डेटा फॉर टेबुलेशन, डेटा को टेबल के लिए प्रिपेयर करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। और आखिरी, द प्रेजेंटेशन ऑफ मेंटल पिक्चर। प्रेजेंटेशन ऑफ मेंटल पिक्चर का मतलब डेटा रैंडमली अगर लिखा हुआ है तो तुम्हें वो डेटा ना याद रहेगा और ना तुम उस डेटा के बारे में कुछ अपने माइंड में बना पाओगे। लेकिन डेटा जब क्लासिफाइड वे में रहता है, प्रॉपरली अरेंज करके,
तब डेटा का तुम्हारा एक माइंड में एक मेंटल पिक्चर बन जाता है कि डेटा किस प्रकार से है। तुम्हें याद हो जाएगा कि क्लास 1 के बच्चे, हाँ ये लोग का मार्क्स अच्छा नहीं था, क्लास 5 के बच्चे, हाँ इनका मार्क्स अच्छा था। तो इस तरीके से तुम उस डेटा को एक मेंटल पिक्चर अपना बना पाओगे, मतलब बेसिकली याद करने के लिए ईजी हो जाएगा डेटा। रैंडमली डेटा होगा तो लर्न नहीं होगा, प्रॉपरली अरेंज्ड वे में होगा तो डेटा लर्न करने में ईजी होगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, एक अच्छा क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या चाहिए? रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब डेटा को प्रॉपरली अरेंज करना है क्लासेस और सब क्लासेस में। क्लासेस और सब क्लासेस में अरेंज करने के लिए एक अच्छे क्लासिफिकेशन में क्या क्या फीचर या क्या क्या चीजों का रिक्वायरमेंट होता है। अ गुड क्लासिफिकेशन मस्ट पोजेस द फॉलोइंग फीचर्स। पहला, सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना चाहिए। मान लो मेरा ऑब्जेक्टिव था पता लगाना कि बच्चों का मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स कैसा होता है, इंग्लिश और मैथ्स के बीच में क्या कोरिलेशन है, मतलब इंग्लिश का मार्क्स अगर जिनका अच्छा होता है उनका मैथ्स का मार्क्स क्या होता है, जिनका मैथ्स का मार्क्स अच्छा होता है उनका इंग्लिश का मार्क्स क्या होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, डेटा कलेक्शन का ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे पता लगाना है कि वैदिक स्कूल में जो 1000 बच्चे हैं इनका मैथ्स और इंग्लिश का मार्क्स में क्या रिलेशनशिप है। इन लोग मैथ्स में जो अच्छे बच्चे हैं उनका इंग्लिश का कैसा मार्क्स आ रहा है, इंग्लिश में जो अच्छे बच्चे हैं उनका मैथ्स में कैसा आ रहा है। जब मेरे माइंड में ये ऑब्जेक्टिव था और इस ऑब्जेक्टिव से जब मैं डेटा को कलेक्ट किया, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब तुम क्लासिफाई करोगे तो तुम जो डेटा को क्लासिफाई करोगे, जिस तरीके से डेटा को क्लासिफाई करोगे वो तुम्हारे पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब मेरा क्लासिफिकेशन कैसा होगा, मैं पहले तो क्लास वाइज क्लासिफाई कर दूंगा। अच्छा, बॉयज गर्ल्स क्लासिफाई करके कोई फायदा है? सेक्शन वाइज क्लासिफाई करके कोई फायदा है? नहीं। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, क्लास 1 2 3 4 5 6 10 तक बना दूंगा। क्लास 1 के अंदर मैथ्स का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स आपस में दोनों को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दूंगा। इंग्लिश के मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा दूंगा, साथ में मैथ्स का मार्क्स रहेगा, पता चल जाएगा। अगर अच्छा को रिलेशन है दोनों के बीच में, मतलब जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है मैथ्स खराब है, जिनका मैथ्स स्ट्रांग है इंग्लिश खराब है, तो दोनों मैथ्स, अगर इंग्लिश का मार्क असेंडिंग ऑर्डर में है तो मैथ्स का मार्क डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। समझ में आया बात? जो बच्चा इंग्लिश में 1 मार्क लाया है वो मैथ्स में 99 लाया होगा, जो बच्चा इंग्लिश में 99 लाया है वो मैथ्स में 1 लाया होगा। इस तरीके का कोरिलेशन निकलेगा दोनों के बीच में। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग डेटा होना चाहिए। क्लियर है बात? उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अनएम्बिगियस। जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन होगा उससे कोई नया कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो तुम डेटा को क्लासिफाई करोगे टू द पॉइंट और जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई करोगे। अननेसेसरी कॉलम्स बनाना, अननेसेसरी अलग अलग फीचर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करना, जब मुझे सेक्शन का कोई काम ही नहीं है, जब मुझे गर्ल्स बॉयज का कोई काम ही नहीं है, तो मैं डेटा को क्यों गर्ल्स बॉयज में डिवाइड करने जाऊं, है ना? मैं क्यों सेक्शन वाइज डिवाइड करने जाऊं? मैं डायरेक्टली इंग्लिश और मैथ्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया, बात खत्म हो गया। तो तुम जो डेटा को क्लासिफाई करोगे, मेक श्योर दैट उसके वजह से कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का अननेसेसरी क्लासिफिकेशन ये सब तुम नहीं करोगे उसमें। ठीक है? द क्लासिफिकेशन शुड नॉट लीड टू एनी एम्बिगिटी और कंफ्यूजन। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट टू प्लेस यूनिट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट, एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि हर एक डेटा को उसमें जगह मिले। जैसे मान लो मैं क्लासिफाई कर रहा हूं मैथ्स का मार्क्स, मैथ्स 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ था और मैथ्स के मार्क्स को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। ठीक है? 0 to 10, 10 to, बस जो बच्चे 40 से ऊपर लाए वो कहां जाएंगे? या मान लो मैं ऐसे क्लासिफाई कर दिया, अब बताओ क्या ये क्लासिफिकेशन सही है? कुछ बच्चे होंगे जो 5 मार्क्स से कम लाएंगे, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? जो 45 से ऊपर लाए वो कहाँ जाएंगे बेचारे? क्या ये क्लासिफिकेशन मेरा सही है? नहीं है। दिस इज नॉट अ एग्जॉस्टिव क्लासिफिकेशन। एग्जॉस्टिव मतलब हर एक इंसान को इसमें जगह मिलना चाहिए। मान लो मैं 47 लाया हूं, तो क्या मेरे लिए इसमें कोई जगह है? नहीं है।
मैक्सिमम कितना गया 35 टू 45। तो मेरा ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है। मुझे क्लासिफिकेशन इस तरीके से करना है कि कोई भी बच्चा कितना भी मार्क्स लाए उसके लिए कोई ना कोई प्लेस यहाँ पर होना चाहिए, वो अपने आप को कोई एक पोजीशन में डाल पाए, है ना। मान लो मैं 47 लाया हूं तो मेरे लिए यहाँ पर जगह नहीं है। मान लो मैं 2 मार्क लाया हूँ, 2 मार्क वालों के लिए भी यहाँ पर कोई जगह नहीं है। समझ में आया? तो ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है। तो क्लासिफिकेशन को सही करने के लिए क्या करेंगे, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40 एंड 40 टू 50। अब चाहे कोई कितना भी लाए, हर एक इंसान के लिए यहाँ पर प्रॉपर प्लेस है। बात समझ में आया? तो डेटा का क्लासिफिकेशन तुम इस तरीके से करोगे, तुम कॉलम्स इस तरीके से बनाओगे कि हर एक इंसान के लिए वहां पर जगह होना चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिवनेस। क्लासिफिकेशन शुड बी सो एग्जॉस्टिव दैट एवरी यूनिट ऑफ द सीरीज शुड फाइंड प्लेस इन वन ग्रुप और अदर। हर एक इंसान के लिए एक जगह जरूर से होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि तुम डेटा को बाद में अरेंज कर पाओ, रीअरेंज कर पाओ। तुम इस तरीके से बनाओ अपना क्लासिफिकेशन ताकि अगर तुम्हें जो तुम्हारा पर्पस ऑफ स्टडी था उसके अलावा कोई और नया पर्पस भी आ गया तब भी वो डेटा तुम्हारे लिए काम आ जाए, है ना। मल्टीपल यूजेस में तुम्हारा टेबल काम आ पाए। ठीक है, द गुड क्लासिफिकेशन शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सिचुएशन एंड कंडीशन। अगर सिचुएशन एंड कंडीशन चेंज हो जाए तब भी तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है वो आराम से यूज हो पाए। ऐसा क्लासिफिकेशन हमें करना है डेटा को कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी चेंज हो जाए, तब भी हम वो डेटा को आराम से यूज कर पाए। क्लियर है बात? ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है, देखो मान लो मैं क्लास बनाया 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 25 टू 35, 35 टू, बताओ क्या ये सही है क्लासिफिकेशन? क्या गलती है इसमें? अगर मेरा मार्क्स 32 आया है तो 32, हाँ 25 नहीं 27 आया, अगर मेरा मार्क्स 27 आया तो मैं कहाँ जाऊंगा, कौन से कैटेगरी में? बोलो, ये तो आना ही चाहिए तुम लोगों को। 20 टू 30, 25 टू 35 में नहीं, 2 ऑप्शन है, कंफ्यूज हो गए। यही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हारे क्लासिफिकेशन में। मतलब हर इंसान के लिए जगह होना चाहिए और एक ही जगह होना चाहिए, मल्टीपल जगह भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने मर्जी से कहीं भी चला जाए, तो मन किया तो यहाँ आ गया, मन किया तो यहाँ आ गया, मन किया तो यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना तुम्हारा मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग तुम उसको एक जगह दोगे और वो एक ही जगह उसके पास होगा। तो तुम्हारा क्लासिफिकेशन जो होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। मतलब कोई भी 2 क्लास इंटरवल एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे। सेट थ्योरी पढ़े हो मैथ्स में? सेट थ्योरी, सेट थ्योरी बचपन में तो मैथ्स पढ़े हो, सेट थ्योरी पढ़े हो? हाँ, सेट थ्योरी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पता है तुम्हें? नहीं पता, नहीं पढ़े हो मतलब नहीं पढ़े हो ना? हाँ नहीं पढ़े हो, वही बोलो। देखो दिस इज, सुन लो अब, ठीक है, मैथ्स लियो नहीं लियो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये दोनों क्लास एक दूसरे के अंदर समा गया है। 20 टू 30, 25 टू 35 ओवरलैपिंग है ये, है ना। ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। अगर किसी बच्चे का मार्क्स 27 है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, वो चाहे तो यहां भी रह सकता है, वो चाहे तो यहां भी रह सकता है। हमारा क्लास इंटरवल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा क्लास इंटरवल इस तरीके से होना चाहिए कि हर इंसान को जगह मिले और एक ही जगह मिले, एक से ज्यादा ऑप्शन भी उसके पास नहीं होना चाहिए, तभी जाकर वो क्लासिफिकेशन जो होगा वो प्रॉपर होगा। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, द क्लास मस्ट नॉट ओवरलैप so that the observed value belong to one and only one of the classes. There must be no item which find a way into more than one class. कोई भी आइटम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज्यादा जगह हो। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी, पॉइंट नंबर 6, स्टेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ओन्स डिसाइडेड
should remain constant or same throughout the analysis, otherwise it will not be possible to get meaningful result। बोलने का मतलब ये है, जो पैटर्न तुम स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिए, मान लो मैं डिसाइड किया कि मैं क्लास वाइज, क्लास के अंदर फिर सेक्शन वाइज, सेक्शन के अंदर जेंडर वाइज, जेंडर के अंदर मार्क्स वाइज मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, मैं ये डिसाइड किया। तो मैं जब क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया हूं, स्टार्टिंग से लास्ट तक मेरा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए और मैं इसी तरीके से क्लासिफाई करूं। ऐसा नहीं कि 100-200 डेटा को इस तरीके से क्लासिफाई किया, फिर मन किया कि चलो सेक्शन वाइज, क्या ही फायदा, सेक्शन वाइज नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं डायरेक्टली जेंडर वाइज कर देते हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव बदल गया। ठीक है, तो अगर ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन तुम अगर क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को बदल देते हो तो तुम्हारा सारा रिजल्ट क्या होगा, गलत। ठीक है, तो जो पैटर्न पहले डिसाइड करोगे वो पैटर्न स्टेबल होना चाहिए टिल एंड। 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चों को क्लासिफाई करना है अलग अलग कैटेगरी में, जो कैटेगरी में पहले बना दिया उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग में लास्ट तक क्लासिफिकेशन करूंगा। मिड ऑफ द क्लासिफिकेशन में मैं चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है बात, और करना भी नहीं चाहिए। तुम आधे बच्चों को सेक्शन वाइज, जेंडर वाइज क्लासिफाई किए, फिर मन किया कि क्लास सेक्शन वाइज नहीं करना है, आधे बच्चों को डायरेक्टली जेंडर वाइज डाल दिए, तो सेक्शन वाइज करने का मतलब क्या रहा पहले जो किए थे, अब तो मिक्स हो गए ना बच्चे आगे जाकर। ठीक है, तो तुमको वो काम नहीं करना है, जो पैटर्न पहले डिसाइड कर लिए उसी पैटर्न में तुम्हें लास्ट तक क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, क्लियर है। आखिरी, होमोजेनिटी। A classification is said to be homogeneous if similar items are placed in a class, all unit belonging to group should exhibit similar characteristics। तुम इस तरीके से क्लासिफिकेशन करोगे कि जिस ग्रुप में डेटा रहेगा उसमें कॉमन फीचर्स रहना चाहिए, जो कि हम स्टार्टिंग से कर रहे थे। क्लास 1, 2, 3, 4 अलग अलग किए, 1 में फर्दर सेक्शन ए बी अलग अलग किए, सेक्शन ए में फर्दर गर्ल्स बॉयज अलग अलग किए, गर्ल्स में फर्दर टॉपर एंड टॉपर और एवरेज कर दिए। ठीक है, टॉपर, एवरेज, पुअर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दी। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न था। अच्छा, अगर मैं यहां से 2 बच्चों को उठा लूं, यहां से मान लो 2 स्टूडेंट को लेता हूं, बताओ उनमें क्या क्या कॉमन सिमिलैरिटीज रहेगा, क्या क्या फीचर कॉमन रहेगा। दोनों क्लास 1 के हैं, दोनों सेक्शन ए के हैं, दोनों गर्ल्स हैं और दोनों टॉपर हैं। इस तरीके का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी। डेटा होमोजीनियस बन गया अब हमारा। जिस भी कैटेगरी से तुम बच्चों को देखोगे उसमें बहुत सारे फीचर्स कॉमन है, सब एक ही क्लास के हैं, सब एक ही सेक्शन के हैं, सब एक ही जेंडर के हैं और सब एक ही कैटेगरी में आते हैं, टॉपर या एवरेज में आते हैं। क्लियर है बात, तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन हम लोगों को करना। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आज के लिए इतना ही करें। ठीक है, चलो यहीं पर आज के लिए हम लोग स्टॉप करें। ऑनलाइन जी, ऋषभ एंड योग।